हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके संपूर्ण बाल विकास का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं, जहां पे हम टॉप 100 एमसीक्यूज करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। इसमें प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंबाइन किया गया है, साथ ही साथ संभावित प्रश्न भी है। यानी पेडागोजी के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन है जो समझ सकते समस्त शिक्षक भर्ती से जो पूछे गए प्रश्न है, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो संभावित प्रश्न उन प्रश्नों को कंबाइन किया गया है। यानी इस शिक्षक भर्ती को आपको अव्वल बनाना है, क्वालिफाइड करना है, तो 100% आपके लाइफ बदल देंगे, आपके एग्ज़ाम की कंडीशन बदल देगी। यानी क्वालिफाइड जो है 101% आप होंगे, आपके 10 नंबर से अधिक आपको बढ़ने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संपूर्ण बाल विकास का निचोड़ लेकर आए हैं टॉप 100 एमसीक्यूज की, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सीखने से तात्पर्य क्या होता है। कोई भी चीज़ जब सीखा जाता है, बालक बालिका हो चाहे शिक्षक हो, तो सीखने से तात्पर्य मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या अनुभूत में परिवर्तन। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी शिक्षक बंधु, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी लोग जानते हैं कि सीखने में तात्पर्य का मतलब होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ प्रश्न है, क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली निम्नलिखित में से किन क्षमताओं से संबंधित है। थ्योरी ऑफ माइंड, टेलीपैथिक क्षमताओं का होना, अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था, मेटा कॉग्निशन की कमी, या दिए गए सभी विकल्प। तो सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली इनमें से जिन क्षमताओं से संबंधित है वह है अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा, प्रिपरेशन को मजबूत करते जाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स, वुडवर्थ, स्किनर या कोहलर मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। और आपको पता है गेट्स व अन्य का कथन, वुडवर्थ का कथन, स्किनर का कथन, कोहलर का कथन, इनसे कथन से रिलेटेड जरूर प्रश्न आते हैं। तो विकास, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन आपका किसका हो जाता है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, अर्थात यह कथन कहीं ना कहीं वुडवर्थ की बात करते हैं। वुड यानी लकड़ी, वर्थ यानी जन्म, लकड़ी का जन्म। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं जन्म की बात करेंगे तो वुडवर्थ की बात करते हैं। अगला है अधिगम का अर्थ क्या होता है? बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या बच्चों को पढ़ाना। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं अधिगम का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। साथ ही साथ जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स अभी आपका टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल आपको मिल जाएगा कैसे प्राप्त करना है। टॉपर नोट्स आइए आपकी तैयारी को 20% बढ़ा देंगे, आपकी जो वीकनेस है वो बिल्कुल मजबूती में बना देंगे, कमजोरी को मजबूत में परिवर्तन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मस्तिष्क का 75% जो विकास है किस आयु में होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 21 वर्ष की आयु में होता है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो मस्तिष्क का 75% जो विकास होता है किस आयु में होता है? तो लगभग दोस्तों 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, 75% हो जाता है। अगला प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है, संभावित प्रश्न है कि सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रेरणा का होना, निरर्थक पद, स्मृति मापन उपकरण, तेज गति से पढ़ने की क्षमता। तो आप सभी लोग जानते हैं इनमें सबसे जो पॉजिटिव ऑप्शन दिया गया है, सकारात्मक शब्द, वह है प्रेरणा। तो सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रेरणा का होना जरूरी है। आपके लिए क्यों होगा? आपको अगर क्वालिफाइड एग्जाम करना है, शिक्षा भर्ती में सिलेक्शन पाना है, तो आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। आपके अंदर किसकी प्रेरणा होनी चाहिए? मेरे को शिक्षक बनना है, मुझे टीचर बनना है, तभी आप पढ़ेंगे। तो ये प्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, नहीं वाले ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सीखने की परिघटना में क्या क्या शामिल होते हैं? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक। तो आप सभी लोग पहले ये जानना जरूरी होता है क्या शामिल होता है। देखिए, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, ये तीनों अलग आपको दिख रहे हैं, लेकिन शिक्षक यहाँ पे अलग दिख रहा होगा ऑप्शन, ठीक है। तो अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, ये तीनों क्या होंगे? सीखने की परिघटना के आवश्यक घटक कहला जाएंगे। ये तीनों आवश्यक घटक। लेकिन आपका जो शिक्षक है यहाँ पे सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, लेकिन सीखने के लिए अधिगमकर्ता चाहिए, आंतरिक अवस्था चाहिए और प्रेरक, ये चीज़ें आपकी जरूरी है।
अगला प्रश्न है, बालकों में सीखने पर जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? प्रेरणा का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का या शारीरिक संगठन का? तो बालकों में सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका? प्रेरणा का पड़ता है। ठीक है, आइए बता ही चुके हैं। किसी प्रकार का भी ऑप्शन आए आपसे ज़रूर A to Z बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे का माप अगर 32 से 34 इंच के बीच होता है तो वह बच्चा किस माह का होगा? 12 माह, 15 माह, 18 माह, 24 माह। ये पिछले ईयर में आया हुआ प्रश्न है। तो बच्चे का माप अगर 32 से 34 इंच के बीच है तो वह बच्चा लगभग 24 माह अर्थात 2 वर्ष का कह सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है? जब बच्चा पैदा होता है, बालक पैदा होता है तो सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है? भाव का प्रदर्शन, पढ़ना, लिखना, चलना, किसका करता है? तो बालक सर्वप्रथम जो क्रिया करता है वह भाव प्रदर्शन ही होता है। ठीक है, पढ़ना, लिखना, चलना ये बात, लेकिन पहले भाव दिखाएगा। रुलाने वाला मुंह अलग बताएगा, क्रोधित हंसने वाला अलग मुख होगा, तो भाव प्रकट करता है पहले। ठीक है, अगला है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह किसका है? क्रोयम, क्रो, गेट्स, स्किनर, गिलफोर्ड। अब आपको पता है 5 से 6 प्रश्न आएंगे स्टेटमेंट परिभाषाएं वाले। ये आपको जब A to Z बनेंगी, जब आपको पता होगा तभी आप सही सटीक लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक कार नहीं करती, लेकिन फिर भी हम आपको एक पहचानने की ट्रिक बताएंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, किसका कहना है? गेट्स का कथन है। अनुभव द्वारा द्वार में गेट्स आएँ, अतिथि आएँ तो कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं, हमारे द्वार में कोई अतिथि या गेट्स आते हैं तो उनका मान सम्मान करते हैं। ठीक है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन मतलब व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम में किसका? गेट्स का कथन है, द्वारा। अनुभव द्वारा मतलब गेट्स, याद रखिए। हर एक क्वेश्चन का हम ट्रिक आपको बता सकते हैं, केवल ये माइंड की मेमोरी में A to Z आपको सेव करते जाना है। डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं? क्रियाओं का, आत्मा का, बुद्धि का या ज्ञानेंद्रियों का? तो जॉन डीवी की बात आई है, और जॉन डीवी से आपके एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, नो डाउट। तो जॉन डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं? जॉन डीवी सीखने का आधार क्रियाओं का मानते हैं। अगर आपको सीखना है तो क्रिया करना पड़ेगा, क्रिया अर्थात पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सभी क्रियाएं होती हैं पढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। अगला, अधिगम के विकास में इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या उत्सुक माता पिता। सारे ऑप्शंस कह रहे हैं मैं सही होऊंगा, मैं सही होऊंगा, यानी सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव है, लेकिन अधिगम के विकास में सबसे महत्वपूर्ण अगर बात आता है तो कहीं ना कहीं उत्प्रेरित की बात होती है, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। क्योंकि अधिगम का विकास है तो अधिगम का उत्प्रेरित का वातावरण बहुत जरूरी है। उत्प्रेरित वातावरण, वातावरण तुम समझ गए होंगे, चारों हमारे आसपास का वातावरण क्रिएट होना। और सफलता का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वातावरण, इन्वायरमेंट का, जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ आप जिस चीज़ें से रह रहे हैं, आपके लोग जिस तरह से रह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन से कारण से कुछ बच्चों को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। शिक्षा में पृथक्करण की प्रथा, स्कूल जाने के उम्र में स्कूल ना जा पाना, कोड वाला दिया गया था और यही इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कारण से बच्चों को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है, किस कारण से नहीं मिलता है? देखिए, बच्चों को शिक्षा में पृथक्करण की जो प्रथा होती है, पृथक्करण मतलब बांट देना, शिक्षा को बांट देना, ये जो प्रथा होती है ना, ये थोड़ा जो है अवसर नहीं मिल पाता बच्चों को। स्कूल जाने के उनमें स्कूल ना जा पाना, ये भी है। तो दोनों रीजन है, दोनों कारण के वजह से बच्चों को शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता। तो दोनों कारण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 2 दोनों, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के पिछली बार जो है एग्जाम में पूछे गए थे। अगला है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, ये कथन किसका है? पालाव, स्किनर, मार्शल, वुडवर्थ। तो अगर आप जानते हैं वीडियो पॉज कर कमेंट अवश्य कीजिएगा। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन मार्शल का कथन है, ध्यान रखिए। सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला, सीखना किस प्रकार की गतिविधियां हैं? व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहारिक या ये सभी? सीखना किस प्रकार की गतिविधियाँ कहलाती? तो सीखना जो है एक सामाजिक गतिविधि है। सभी लोग यहाँ पे सीखना जो है आपका व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहारिक ये सभी वाला भी कह लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सीखते जो हैं तो हम गतिविधि अगर पूछे किस प्रकार की गतिविधि होगी सीखना, तो सामाजिक गतिविधि हो जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिए, कमेंट कीजिएगा। पिछले ऑप्शन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे सीखना किस प्रकार की गतिविधि हो जाएगी, तो सीखना व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहारिक, इन तीनों गतिविधियाँ कहलाती हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया यहाँ पे सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है कि सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन किसका है। जी हाँ साथियों, जो सीखने के सफल अनुभव होते हैं, यानी जो आपने सीखा है उस सीखने पर आप सफल हुए हैं तो आपका सफल अनुभव हो गया। और अधिक सीखने की ये प्रेरणा भी देते हैं, क्योंकि आप सीखने पर सफल हुए हैं तो अगर आपका अगला कदम और सफल होना तो फिर और सीखेंगे आप। यह कथन किसका है या किसने ये कथन स्टेटमेंट लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये कथन स्टेटमेंट आपका फ्रेंडसन का हो जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अंदाज में करेंगे अब। थांडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए हैं, तो थांडाइक ने अधिगम के गौड़ नियम 5 बताए हैं और मुख्य नियम 3 बताए हैं, और इनके नियमों से संबंधित अब प्रश्न आता है। सेकेंडरी लॉ कौन है, गौड़ नियम का मतलब होता है सेकेंडरी लॉ। पहला होता है बहुपदकीय का नियम, दूसरा होता है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा होता है आत्मीकरण का नियम और पांचवा होता है संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम इसलिए बताएं क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा थांडाई का गौड़ नियम नहीं है, तो जब आप जानेंगे तभी बता पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं। किस क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है और यह थांडाई के किस नियम पर आधारित होता है। तो दोहराने का बात कही गई, दोहराना का संबंध किससे होता है, अभ्यास के नियम से हो जाता है। दोहराना मतलब बार बार करना, यानी बार बार मतलब अभ्यास की बात आ जाती है। अगला, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई चीज़ आप सीखते हैं और अन्य समान परिस्थितियों में उसका उपयोग करते हैं तो कहीं न कहीं अधिगम का स्थानांतरण कहला जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया, सेकंड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाता है। क्रिया की सफल से संतोष और असफलता से असंतोष होता है, ये कथन थांडाई के किस नियम को इंगित करता है। तो क्रिया अगर सफल हो रही तो संतोष होगा, अगर क्रिया असफलता होती तो असंतोष होता है। तो थांडाई के नियम से किससे होगा, तो कहीं ना कहीं तत्परता या प्रभाव का होगा, अभ्यास का तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव डाल रहा है ना, अगर सफल हो रहे हैं तो संतोष आ रहा है, असफल होता है तो ये प्रभाव का नियम कहला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा आपके नियम पूछे जाएंगे अब। ठीक है, बालक की विकास की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। सरल से जटिल, जटिल से सरल, विशिष्ट से समान या समान से विशिष्ट। तो बालक की जो विकास की प्रक्रिया होती है कैसे बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। रिमाइंड कर लीजिएगा, अगर कुछ भी भूला जा रहा है तो बिल्कुल रिमाइंड हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, ध्यान रखिएगा। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में इनमें से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। और सभी लोगों को पता है वाइगोस्की से संबंधित पेडागॉजी में प्रश्न पूछा ही जाता है, और वाइगोस्की का संबंध सामाजिक शब्द से है, समाज शब्द से है, सभी लोग जानते हैं। तो वाइगोस्की में बच्चों को जो है जिस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वह कारक सामाजिक कारक। सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री किस समूह में जो है सम्मिलित किया जा सकता है। तो श्यामपट्ट की बात आई है और श्यामपट्ट से रिलेटेड शिक्षण साधन सामग्री है, तो कहीं ना कहीं श्यामपट्ट दृश्य साधन आता है, क्योंकि श्यामपट्ट के द्वारा ही बच्चे सुन पाते हैं, देख सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य दृश्य शब्द या श्रव्य दृश्य, इससे एक प्रश्न तो आना ही है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक उपयोग होता है। तो कक्षा अध्यापन में अगर दृश्य साधन के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं जिसका जो सर्वाधिक उपयोग होता है किसका होता है, सभी लोग बताइए। ग्राफ, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, रेखाचित्र, चारों ऑप्शंस मजबूत ऑप्शंस हैं, लेकिन दृश्य साधन में आपका जो सर्वाधिक अगर प्रयोग में रूप आने वाला हो तो वह कौन होगा, सभी लोग ब्लैक बोर्ड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में ग्राफ भी आता है, चार्ट भी आता है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना एक अलग है, क्योंकि ग्राफ आपके बोर्ड पर ही बनाया जा सकता है। तो ग्राफ एक यहाँ पे कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में विकास सर्वाधिक प्रयोग की बात करते हैं, दृश्य साधन में प्रयोग की। अगला, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति किशोर अवस्था में ज़्यादा पाई जाती है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न जो और भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, इंडोसिन ग्लैंड, ये सभी कहलाती हैं। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र पूछे जा रहे हैं। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र स्नायुमंडल भी होता है, मांसपेशियों की वृद्धि भी हो जाएंगी, इंडोसिन ग्लैंडल भी हो जाएगा, यानी अर्थात ये सभी हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जो कई बार ये पूछा गया है कि वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता होती है? आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि वीर पूजा अर्थात उत्साह की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना है सभी को। वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता कहलाती है? तो कहीं ना कहीं ये आपके किशोरावस्था में होता है, क्योंकि किशोरावस्था में मन चंचलता होता है, भूलने भटकने की अवस्था कहलाती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो कहीं ना कहीं आंधी तूफान का जिक्र होता है तो एक ही नाम आता है, एक ही अवस्था आती है, वह होती किशोरावस्था। ठीक है, आंधी तूफान की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा आगे पीछे नहीं देखता है, कई चीज़ें ऐसी है बिना सोचे करने लगता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो सभी लोग जानते हैं ये कथन आपके किसके है? स्टैनले हॉल जी का है, क्योंकि कई बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। अगला, कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, किसने कहा है? रॉस, वुडवर्थ, मन या आलपोर्ट? तो किसने कहा है? कल्पना की बात कर रहे हैं, तो कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, ध्यान रखिएगा। तो हस्त व्यापार किसने कहा है? मन, क्योंकि मानसिक की बात करेंगे तो मानसिक का संबंध मन से हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, और यह परिभाषा वुडवर्थ, रॉस, हरलॉक या स्पेंसर की बात आती है। सभी लोग बताइए, ध्यानपूर्वक समझिए। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, ये जो परिभाषा है रास महोदय जी की है, क्योंकि इनको ज्ञानात्मक पक्ष बहुत रास आता है, ज्ञान की चीज़ें इनको रास आती है, और आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान को लेके चलता है वह हमेशा सफल होता है। चिंतन की जैसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तार्किक चिंतन आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है कि प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा घटक मंदबुद्ध बालक के लिए आवश्यक नहीं होता है? देखिए, मंदबुद्ध बालक के लिए आवश्यक क्या होता है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, समूह चिंतन का भाव। लेकिन जो मौलिकता होती है ना, ये प्राणी के घटक में जो है मंदबुद्ध बालकों के लिए आवश्यक नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कि क्या आवश्यक है क्या नहीं है। जो चीज़ें समझेंगे वही एग्ज़ाम को फतेह कर पाएंगे। किसी एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाएगा? रुचि, प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण या अवधान? सभी लोग बताइए। अगर किसी एक ही वस्तु पर अगर आपको चेतना आ रही है, केंद्रीकरण बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अवधान साबित होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो स्मृति की प्रक्रिया कैसी होती? शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए और अच्छे तरीके से यहाँ पे सभी को फीडबैक करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक समझिए और प्रिपरेशन को A to Z मजबूत कीजिए। और सभी लोगों को पता है हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रही ना, वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज जो है प्रैक्टिस चल रही है, तो उनको जो है देखना समझना बहुत जरूरी है। स्मृति की प्रक्रिया कहलाती है मानसिक, याद रखिएगा। ठीक है, कई लोग स्मृति पे मानसिक ही संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है आदत से, यांत्रिकता से, सक्रिय रूप से या क्रमबद्धता से? तो सभी लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। तो वास्तविक स्मृति में क्या याद किया जाता है? वास्तविक स्मृति में क्रमबद्धता से याद करते हैं। अगला है कि जब हम सीखी बातों को कभी नहीं भूलते हैं तो वह स्मृति कौन सी कहलाती है? तो स्थायी स्मृति कहलाती है, क्योंकि जब आप आंखों देखा कोई अगर हल करते हैं, कोई भी अगर बच्चा अगर 2+2 अपने हाथों से लिखेगा बराबर 2+2 4 होता है, तो वह स्थायी स्मृति बच्चे की कहलाती है। ठीक है, तो स्थायी स्मृति की बात हो जाती है। अगला प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा जो है स्मृति का अंग नहीं है? तो स्मृति के अंग आपका कौन कौन सा होता है? अधिगम, चिंतन, प्रत्याहन। लेकिन जो धारण होता है स्मृति का अंग नहीं कहलाता है, तो धारण यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, क्या क्या याद किए जाते हैं? तो वास्तविक स्मृति में आपके वास्तविक क्रमबद्धता से याद किया जाता है, तो क्रमबद्धता याद रखिएगा। ठीक है, बहुत काम आने वाला है।
चिंतन में सम्मिलित जो मानसिक प्रक्रिया कहलाती है वह कल्पना, स्मृति, अनुमान, ये तीनों कहलाती हैं। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति वंशानुक्रम वातावरण की उपज है, यह कथन किसका हो जाता है? सभी लोग बताइएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। तो आई होप सभी लोग सोच लिया आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो व्यक्ति वंशानुक्रम वातावरण की उपज का कथन है कहीं ना कहीं वुडवर्थ का हो जाता है। वा से वंशानुक्रम, वा से वातावरण, वा से व्यक्ति और वा से वुडवर्थ। ठीक है, तो वा का फैक्टर है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो खेल विधि बात आती तो कहीं ना कहीं बाल्यावस्था के लिए होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना है और सभी लोगों को जो है फीडबैक भी करना है, क्योंकि यहाँ पे साथियों एक एक चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए समावेश को प्रस्तावित करती है। क्या प्रस्तावित करती है? समूहकार और स्व आकलन को प्रस्तावित करती है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होती। तो परिपक्वता, प्रतिवर्त और जातिवृत्ति इनसे शुरू होता है, लेकिन अधिगम जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवित व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन होता है, यह किसी आनुवंशिक विरासत से नहीं शुरू होता है। अधिगम क्या है? एक जीवित व्यक्ति के स्थायी परिवर्तन होता है जो कि आनुवंशिकता से शुरू नहीं होता है। अगला, इनमें से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरक है? तो कहीं ना कहीं सामाजिक बंधन ये प्राकृतिक होगा, और सुरक्षा, भूख, प्यास ये क्या होंगे? सभी लोग बताइए। इसमें से प्राकृतिक अभिप्रेरक कौन है? सभी लोग बताइए। क्या सामाजिक बंधन है, या सुरक्षा, भूख, प्यास, या सामाजिक बंधन? तो कहीं ना कहीं सुरक्षा, भूख, प्यास और सामाजिक बंधन ये अलग शब्द दिख रहा है, अलग ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन को चयन करेंगे। ठीक है, तो इन ऑप्शनों को देखकर भी आपको कमेंट और फीडबैक करना आना चाहिए। अगला है प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये जो कथन है किसका हो जाता है? तो प्रेरणा छात्रों में उत्पन्न करने की कला है, ये आपका कथन थॉमसन का हो जाता है। इसके बाद अगला है कि जन्मजात प्रेरक कौन है? तो जन्मजात प्रेरक आपकी भूख कहलाती है। यहाँ पे रुचि, प्रशंसा, जीवन ये अर्जित प्रेरक होते हैं, भूख आपकी जन्मजात प्रेरक होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आरटी अधिनियम आरटी एक्ट 2009 का प्रतिनिधित्व करता है? तो आरटी एक्ट जो 2009 से इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम इसका जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था को किसने उथल पुथल अवस्था कहा है? तो उथल पुथल अगर शब्द आता है तो कहीं ना कहीं स्टेनले हाल का नाम आता है, ध्यान रखिए, क्योंकि हाल है तभी आप उथल पुथल कर पाएंगे, क्योंकि उथल पुथल के लिए स्पेस जगह चाहिए। तो हाल अगर बना होगा तो वहाँ पे उथल पुथल व्यायाम कर पाएंगे, रूम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूम में सामान भी होता है और हाल खाली भी होता है। तो एक ट्रिक है समझने, हमारी समझाने की आपकी कोशिश है कि उथल पुथल आप हाल में ही कर सकते हैं, अर्थात स्टेनले हाल का ये कथन है, स्टेटमेंट। अनपढ़ समझेगा। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्न का परिणाम है। तो स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का क्या परिणाम होता है? वह होता है अनुकरण तथा पुनर्वलन। क्या होता है साथियों? अनुकरण तथा पुनर्वलन होता है। टेलीग्राम ग्रुप्स चैनल से ज़रूर जुड़िएगा नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए, और जो पेपर होंगे उनका जो फीडबैक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सदैव ही होते हैं, तो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं के कारण ही सदैव पर्यावरण और वंशागत होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह विचार किसका है, स्टेटमेंट किसका है? जीन पियाजे जी का। अवस्था से संबंधित अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो वह पियाजे जी का हो जाएगा। ये भी आपको एक ट्रिक है समझने की। पालाव व स्किनर इनमें से किससे संबंधित होते हैं? तो पालाव और स्किनर किससे होते हैं? सभी लोग बताइएगा। ठीक है, पालाव और स्किनर याद रखिएगा। पालाव, स्किनर कहीं ना कहीं व्यवहारवाद का जिक्र होता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, मुझे एक बालक दो, मैं उसे
जैसा आप चाहो वैसे बना सकता हूँ, ये कथन किसका है? ये वाटसन का है। वाटसन ने कहा है मुझे आप केवल एक बच्चा दे दो, मैं उसे चाहूँ जैसा बना सकता हूँ। क्योंकि बच्चे का जैसे वातावरण मिलेगा वैसा बच्चा बनेगा, तो बच्चे का जिस प्रकार से वातावरण देंगे बच्चा वैसे ही चीज़ें क्रिएट करता है। तो इनमें से कौन एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? तो उद्देश्य, प्रक्रिया, विषय वस्तु, ये तीनों प्रणाली उपागम के पहलू होते हैं, लेकिन संरचना कोई पहलू नहीं होती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी एक प्रणाली उपागम का पहलू संरचना नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि थांडाई का सिद्धांत जाना जाता है, तो थांडाई का सिद्धांत किस प्रकार से जाना जाता है? संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्थाओं में कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? अधिगम, प्रतिभाप्रकता, पराधीनता, या आपकी चौथा ऑप्शन है सांकेतिकता। तो संज्ञानात्मक विकास की जिस अवस्था में ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है पराधीनता, तो ब्रूनर ने पराधीनता का वर्णन नहीं किया है, याद रखिए। अगला के शिक्षण प्रक्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण क्या होती है? एक प्रक्रियाओं की विधि होती है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो सीखने की उत्सुकता जागृत कर रही है, स्टेटमेंट किसका है? परिभाषा किसकी हो जाती है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, समझिएगा। शिक्षण प्रक्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। तो यह परिभाषा स्टेटमेंट B.O. स्मिथ का हो जाता है। ये C.TET में आया हुआ प्रश्न है। अगला है निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित हो जाता है। ये वर्ग 2 में आया हुआ है, 6 to 8 क्लास में पूछा गया प्रश्न था। अनुभूति, स्पर्श करना, क्रोधित होना या कल्पना करना। तो इनमें से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित आपका क्या होता है? कल्पना करना। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा शिक्षण है अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? तो ऐसा शिक्षण जो अधिगम प्रक्रम को ही प्रभावहीन बना दे वह होता है पारितोषिक तथा दंड अनुचित उपयोग। जो पारितोषिक होता है यानी पुरस्कार और दंड को अगर अनुचित उपयोग किया जाएगा तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बना देता है। तो अनुचित उपयोग मतलब अनुचित अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। कौन सा कारण है बच्चे में अनुशासनहीनता का कारण उत्पन्न करता है? वह है भय। अगर बच्चों में भय होता है तो वह अनुशासनहीनता का कारण माना जाता है, भय को माना जाएगा यहाँ पे। इनमें से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती है? तो लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या किशोरावस्था में जन्म देती है। अगला जो प्रश्न है कि प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक क्या होता है? तो प्राणी के समस्त व्यवहार पीछे निहित जो कारक होता है वह कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा का होता है। ठीक है। शिक्षा तकनीक को किसने 3 भागों में बांटा है? तो आपके लुम्सडेन है। लुम्सडेन ऐसे है जो शिक्षा तकनीकी को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। अगला शिक्षण सूत्रों का आधार क्या होता है? तो शिक्षण सूत्रों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना क्या होता है? तो क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना ज्ञान और अभिवृत्ति होती है। क्रो व क्रो 2 है और यहाँ पर भी 2 चीज़ें और लगा के 2 शब्द जोड़े गए, ज्ञान और अभिवृत्ति, और बाकी सभी में देखिए सिंगल है और लगा के जोड़ा गया है। क्रो एवं क्रो, इन चीज़ों को भी समझना है, थोड़ा ट्रिकली आपको माइंड करना पड़ेगा। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है, विद्यालय में, समाज में, परिवार में, तीनों में होती है। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया जो पूर्ण होती है तीनों में होती है, विद्यालय, समाज, परिवार, तीनों से सीखा जाता है। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है वह क्षमता का विकास। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम, क्षमता के विकास का दूसरा नाम ही परिपक्वता है। दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला, कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। किस प्रकार से प्रेरित करते हैं? गृह कार्य देकर भी करते हैं, प्रश्न पूछकर भी, उदाहरण देकर। इन तीनों प्रकार से जो है आप लोग जो है, क्योंकि आप लोग सभी शिक्षक हैं, आप सभी लोग अपने विद्यार्थी बालक बालिकाओं को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हर एक प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? यानी सकारात्मक इसमें से क्या होगा? आशा। आशा क्या है? आपके लिए कोई आशा है, आपके लिए आशा ही है ना कि सर हमें क्वालिफाइड करवाएंगे, सर से हम पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो वाकई में एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, ये आपके लिए आशा है। तो ये एक हो जाएगा नकारात्मक संवेग नहीं, जबकि सकारात्मक आएगा। बाकी भय, क्रोध, चिंता करना, ये सारे नकारात्मक संवेग। तो नकारात्मक और सकारात्मक संवेग आपसे बनने चाहिए। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। तो बच्चे में जो संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है क्रोध से, क्योंकि ना तो पीड़ा से होगा, ना भय से, ना उत्तेजना होगा, क्योंकि संवेगात्मक संघर्ष की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रोध से ही होता है।
बुद्धि का अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, तो बुद्धि के अभिवृद्धि का यदि बुद्धि की जो अभिवृद्धि मतलब होता है बढ़ने का, जो चरम बिंदु होता है वह कहलाता है 16 वर्ष। किशोरावस्था तक ही बुद्धि का सभी लोग जानते हैं पूर्णतः विकास हो जाता है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये कथन किसका है? ईपी पील महोदय जी का कथन है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा संवाद स्रोत नहीं है? तो संवाद स्रोत वक्ता होता है, संदेश होता है, संवाद स्रोत होता है, लेकिन अनुभव जो होता है यह संवाद स्रोत नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभी लोग समझ जाइएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया आप लोग समझिए कि किसकी पुस्तक में किशोरावस्था तनाव और संघर्ष का काल छपा था? किसकी पुस्तक में छापा था? स्टेनले हाल की पुस्तक में किशोरावस्था तनाव और संघर्ष का काल। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, तो कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीख कर खोजता है। भाई खोजेगा तो कहीं ना कहीं आप सीखेंगे तभी आप खोज पाएंगे नवीन व्यवहार को, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी सभी को समझना है और फीडबैक करना है अच्छे तरीके से, ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि वह कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है वह कौन सा कहलाता है? तो ऐसा कारक जो व्यवहार में आपके स्थायी परिवर्तन लाए तो कहीं ना कहीं वह आपका परिपक्वन कहला जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। तो सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझना है और सभी को अच्छे तरीके से फीडबैक भी करना है, क्योंकि यहाँ पर साथियों एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आप सभी लोग भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं और सभी को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो होता है वह होता है शिक्षार्थी, क्योंकि शिक्षार्थी जो होगा, जो ज्ञान ग्रहण करने वाला ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो शिक्षार्थी सबसे 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, किसने कहा है? तो क्रोएव क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी, क्योंकि शताब्दी 2 बार आई हुई है और कोरो क्रो 2 बार आया हुआ है, तो ये ट्रिक भी आपको समझना है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कारक क्या होगा? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित जो कारक होता है वह होता है प्रस्तुतिकरण। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। अगला के शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका है? मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है ना मानक होगा, ना ही अनुप्रयुक्त, ना ही विज्ञान, इनमें से कोई नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान किसका होता है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित होता है? अधिगमकर्ता से होता है, अधिगम प्रक्रिया से होता है, अधिगम स्थितियों से होता है, अर्थात इन उपरोक्त सभी से होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अब आपने समझ लिया, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित होती है? तो श्रृंखला अधिगम जो है प्रोफेसर आपके गेने से संबंधित हो जाती है। सेकंड ऑप्शन जो है आपको जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले आपके जेबी वाटसन है। ये हमने पूछा भी आपसे, अब आपका उत्तर भी जान लीजिए जो उनको नहीं पता होगा। अधिगम का निष्पादन क्या कहलाता है? तो अधिगम का निष्पादन अभिवृत्ति कहलाती है, ज्ञान कहलाता है, कौशल कहलाते हैं, अर्थात ये सभी कहलाते हैं। अगला है, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका कैसी निभानी चाहिए? तो निर्मितवाद के अनुसार देखा जाए एक अध्यापक को सहजकर्ता का जो है मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, सहजकर्ता के रूप में। सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? तो सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन। उपरोक्त सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला जो प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। तो विद्यार्थियों के जो तनाव संबंधी समस्या होती है वह किस प्रकार से आप लोग दूर कर सकते हैं? निर्देशन और परामर्श के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं? तो छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ऑडियो कैसेट, ये तीनों क्या है? अनुदेशन सामग्री कहलाती है। लेकिन जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ये अनुदेशन सामग्री नहीं होती, और इनको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? पियाजे जी, कोहलबर्ग, वाइगोस्की या कोयलर है? तो अगर कहीं ना कहीं सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत का बात आता है, सामाजिक शब्द का संबंध किससे होता है? कई बार बता चुका हूँ, वाइगोस्की से। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए।
अगला है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया है वह कौन है? तो सभी लोग जानते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत का एक ही आपके हैं और वह दोस्तों सिगमंड फ्रायड जी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला निम्न में से किसको अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? जी हाँ, अधिगम के सिद्धांत में कैसा अग्रणी कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार मिला? वह ईपी पावलोव। पावलोव का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, पावलोव, ठीक है, जरूर पढ़ा होगा। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संज्ञानात्मक समग्र आकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो कर्ट लेविन, कोहलर, वर्दीमर, ये तीनों संज्ञानात्मक समग्र आकृतिक मनोवैज्ञानिक है, लेकिन टालमैन नहीं, क्योंकि ये टाल देते हैं। क्योंकि समग्र आकृति मनोवैज्ञानिक टालमैन नहीं, क्योंकि ये टाल देते हैं। अगला है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को उनको क्या। देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव को देख के ना सीखे, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखे, उसी को ही सामाजिक अधिगम कहते हैं। क्योंकि समाज में क्या किया जाता है? एक दूसरे का देख सुन के किया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें प्रक्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता हो, और वह कहलाती शिक्षण। क्योंकि शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कारक थर्नडाइक के अधिगम को सुमेलित नहीं करता है? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव के, तीनों थर्नडाइक के मुख्य नियम, लेकिन गुणवत्ता का आपका नहीं है, ये सुमेलित नहीं होगा। और ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएंगे, उनसे रिलेटेड उदाहरण दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो समग्रवाद का सिद्धांत या समग्र का सिद्धांत क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग समझ गए? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ईपी पावलोव, थर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। और ये चार ऐसे मनोवैज्ञानिक है, अक्सर एग्जाम इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। तो अगर आपके पेपर एग्जाम में प्रत्न और त्रुटि के सिद्धांत पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं थर्नडाइक का नाम आता है। थर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? सभी लोग बताइएगा। बिल्ली। अगला प्रश्न है, मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध में संबंध है, यह किसने कहा है? फ्रॉयड, स्किनर, कोरमक्रो या थर्नडाइक? सभी लोग बताइए। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबंध है, किसने कहा है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए तो टॉपर नोट्स का भी ऑफर चल रहा है। 299 में जो आपके मैसेज करेंगे, जो सब्जेक्ट अभी अवेलेबल हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको 299 में मिल रहे हैं, जिसमें आपके समस्त पेडागोजी के 1000 MCQ शामिल रहेगा। इसके साथ साथ हिंदी का टॉपर नोट्स मिलेगा, संस्कृत लैंग्वेज की टॉपर नोट्स मिलेगी, EVS पर्यावरण की टॉपर नोट्स मिलेगी, बाल विकास के टॉपर नोट्स मात्र आपके 299 में ये ऑफ़र दिया गया है। ये 50% यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट आप सभी को लोगों को मिल रहा है। तो सभी लोग जाइए, टॉपर नोट्स लीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस बार इतना कीजिए कि 101% सिलेक्शन हो, ताकि उन सभी को आप लोग जवाब दे पाएँ जो आपके लिए बोलते हैं ना, वो आप जवाब देना है सिलेक्शन लेके, एग्ज़ाम को फतेह करके। क्योंकि आजकल मुँह से बोला नहीं जाता, आप करके दिखाइए, सक्सेस पाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।